हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है कि ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, उनको अब्जॉर्ब कैसे किया जाए। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कौन से होते हैं? जो ऑफिस में होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के खर्चे होते हैं, जैसे कि वो पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल, अब पूरे हमारे बिजनेस को मैनेज करते हैं। जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को क्या करता है, मैनेज करता है, सपोर्ट करता है। तो अब जो भी खर्चे हैं ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, जैसे कि टॉप लेवल पर जो मैनेजमेंट हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको सैलरी दी जाती हैं, जो भी लीगल चार्जेस होते हैं, इन खर्चों का, ओवरहेड्स का अपॉर्शनमेंट कैसे किया जाए। तो इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, व्यूज़ हैं, देखते हैं उनके बारे में। सबसे पहले है अपॉर्शनमेंट बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। ये भी मानता है कि हमारे बिजनेस में दो काम हैं या दो डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो भी खर्चा आया है, इन दोनों डिपार्टमेंट्स पर चार्ज कर देना चाहिए, इक्वली चार्ज कर देना चाहिए, या फिर कोई भी अप्रोप्रिएट बेसिस, कोई फिक्स बेसिस लेकर इनको चार्ज कर देना चाहिए। और दूसरा व्यू क्या है, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। इस व्यू के अकॉर्डिंग ये माना जाता है, और एक्चुअल में भी यही है, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर डिपार्टमेंट है, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता। इसका काम अलग है, पॉलिसीज़ बनाना, कंट्रोल करना, क्वालिटी चेक करना। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, और एक फिक्स कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट है। तो जो भी ये खर्चा है, इसे क्या करना चाहिए, P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। और थर्ड व्यू कहता है एडिशन एज ए सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट। इस जो भी खर्चा है, इसको एक सेपरेट अकाउंट बनाना चाहिए, एक सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि प्रोडक्शन और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को हम कर रही हैं, उनकी तरह इसको भी एक अलग फंक्शन माना जाना चाहिए। इसके लिए अलग अलग रेट्स दी हुई हैं, जैसे कि जितना भी टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है उसको डिवाइड करें टोटल वर्क कॉस्ट से, तो ये रेट आ गई है। एज ए फिर सेल के अकॉर्डिंग, जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है ग्रॉस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। जैसे एक सम दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आई है 10,000 और ओवरहेड है 500, तो ये 5% क्या आ गई, रेट आ गई है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, हम जितनी भी प्रोडक्शन करेंगे, जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, उसका 5% एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग कॉस्ट कौन सी होती है, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को अलर्ट कर, अवेयर करवाना है। अगर वो अवेयर हैं, ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट मार्केट में है, तो अपनी डिमांड को स्टिमुलेट करना है, पूरा साल बना कर रखना है, तो वो कॉस्ट होगी हमारी सेलिंग कॉस्ट। इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि ऐड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, या फिर कोई बैनर्स वगैरह लगाते हैं, या फिर कुछ भी, जो भी हम मेथड्स को, मीन्स को यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी कॉस्ट आ गई सेलिंग कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद हम क्या आता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारी फैक्ट्री से कंज्यूमर के हाथों में पहुंचना चाहिए, तो वो जो कॉस्ट आती है वो होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एक इसमें बेटा वर्ड यूज हुआ है, मेकिंग द रिकंडीशन रिटर्न एम्प्टी पैकेज। इसमें क्या है कि कई बार कुछ कंपनीज क्या करती हैं, कंज्यूमर्स को ऑफर देती हैं कि अगर वो उन्होंने जो यूज़ किया गया वो उनका प्रोडक्ट होता है, जो कि पैकिंग मटेरियल बच जाता है, अगर वो वापस कर जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम परचेजिंग पे उनको कुछ डिस्काउंट दे दिया जाएगा।
ऐसा ज़्यादातर परफ्यूम्स के केस में होता है। जो परफ्यूम कंपनीज हैं उनकी जो बॉटल्स होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, तो वो कंज्यूमर्स को ऑफ़र देते हैं कि यूज़ करने के बाद जो खाली बॉटल है अगर वो आप वापस कर जाओगे तो नेक्स्ट टाइम परचेजिंग पे आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ये हर केस में नहीं होता, नॉर्मली कुछ केसेस में होता है जिनके जो पैकिंग मटेरियल होते हैं महंगे होते हैं। तो हमने अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना है, इसके लिए हमें जो कॉस्ट करनी पड़ती हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेयर हाउसिंग, सेकेंडरी पैकिंग, 2 टाइप्स की पैकिंग होती हैं, प्राइमरी पैकिंग एंड सेकेंडरी पैकिंग। तो ये सारा खर्चा आता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। तो सेलिंग ओवरहेड एंड इसके अलग अलग थोड़े और भी एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि हमने शोरूम पर खर्चा किया, ब्रांचेस, सेल डिपोज, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, वेयर हाउसिंग। इसके अलावा बेटा कुछ कॉमन ओवरहेड भी होते हैं जैसे कि क्रेडिट एंड कलेक्शन, बैड डेट्स, लीगल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। इनको भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में ही माना गया है। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को आफ्टर प्रोडक्शन कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया है, प्रोडक्शन हो चुकी है, उसके बाद का खर्चा है ये, इसके लिए इसको आफ्टर प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोला जाता है। ये खर्चे क्यों किए जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी मार्केट में डिमांड को क्रिएट करना है, स्टिमुलेट करना है, अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो selling and distribution overhead are incurred on the product already manufactured। और हमने जो प्रोडक्ट है अपना बेचना है, नियर बाय मार्केट में, पास वाली मार्केट में भी बेचना है, या फिर हमारा प्रोडक्ट है वो दूर की मार्केट में भी जा सकता है। तो अलग अलग हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आएगी। और है कि हर मार्केट की जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो हर जियोग्राफिकली रीजन के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट डिफरेंट उसकी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, कमीशन, डिस्काउंट, ऑक्ट्रॉय चार्जेस, ड्यूटीज़। तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग भी उसके अकॉर्डिंग क्या है, चेंज होती है। और लास्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि ऑल द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स आर नॉट एमिनेबल टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसका मतलब क्या है, दोनों इन अलग अलग हैं। ये नहीं है कि हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेंगे कि इतनी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हर मार्केट की, हर रीजन की अलग अलग आती है, हम कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बेटा अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हमने ओवरहेड को अब्जॉर्ब करने के लिए एक रेट लेकर चलते हैं। अगर हम एक्चुअल रेट लेकर चलते हैं, एक्चुअल रेट का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारा टोटल ओवरहेड आया है उसे हम डिवाइड कर देते हैं, जितनी हमने यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, जितना हमारा टोटल लेबर आवर्स हैं, उससे हमने डिवाइड कर दिया। कुछ रेट्स के मेथड्स दिए हुए हैं फाइंड आउट करने की। अगर हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा ओवरहेड जितना भी आया है वो टोटली अब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ भी ऐसा खर्चा नहीं बचेगा जो अंडर अब्जॉर्ब हुआ है या फिर ओवर अब्जॉर्ब हुआ है। तो अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन की जो सिचुएशन कब अराइज होती है, जब हम क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड रेट को यूज़ करते हैं। अगर हम प्री डिटरमाइंड रेट कौन सी होती है, ऐसी रेट जो कि हम प्री डिटरमाइंड कर लेते हैं, एक बजट की तरह होती है कि हम पहले ही मानकर चलते हैं कि ओवरहेड की इतना खर्चा आना चाहिए। तो उस केस में अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन की सिचुएशंस अराइज होती हैं। देखिए, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, हमने मानकर चला कि हमारा खर्चा इतना आएगा लेकिन एक्चुअल खर्चा ज़्यादा आ गया, तो वो क्या हो गया, अंडर अब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर हमने ये माना कि एक्चुअल हमारा खर्चा इतना आएगा लेकिन खर्चा एक्चुअल कम आया है, तो वो हो गया ओवर अब्जॉर्प्शन। देखते हैं, इफ द अमाउंट अब्जॉर्ब्ड और अप्लाइड ओवरहेड इज मोर
और इट एक्सीड द ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड, हमें जो अप्लाई किया है, अब्जॉर्व किया है, जो हम मानकर चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड रेट, वो ज़्यादा है देन एक्चुअल, तो वो हो गया बेटा ओवर अब्जॉर्प्शन। तो अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन दोनों ही सिचुएशंस बहुत क्रिटिकल हैं। यही कोशिश की जाती है कि इन दोनों कंडीशंस को अवॉइड किया जाए। और ऐसा बेटा किस केस में होता है, देखिए इनके लिए मेन जो कारण है वो कॉमन सी हैं, जैसे कि एरर इन एस्टिमेटिंग ओवरहेड, हमने ओवरहेड को एस्टिमेट करने में गलती कर दी, हमने ओवरहेड को कम ज़्यादा एस्टिमेट कर लिया लेकिन एक्चुअल उतना नहीं आया, या फिर हमने क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन को एस्टिमेट करने में गलती कर दी, हमने एस्टिमेट किया हमारा प्रोडक्शन इस साल इतना होगा लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन उतना नहीं था। सीजनल फ्लक्चुएशंस आ गई, अनफोर्सीन चेंजेस आ गए प्रोडक्शन कैपेसिटी में, मतलब ऐसी चेंजेस आ गए जो पहले कभी नहीं आए, तो इन वजह से अंडर ऑब्जॉर्प्शन एंड ओवर ऑब्जॉर्प्शन हो सकता है। अब इनका अकाउंटिंग कैसे करें, देखिए सबसे फर्स्ट व्यू है उसके अकॉर्डिंग है राइटिंग ऑफ टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, जो भी अंडर ऑब्जॉर्प्शन और ओवर ऑब्जॉर्प्शन का बैलेंस आएगा उसे हम क्या करते हैं P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे कि हमने 400 एक अप्लाइड किया है लेकिन एक्चुअल ओवरहेड 500, तो 100 बैलेंस हो गया, अंडर ऑब्जर्वेशन का केस है, 100 रुपीज़ आप P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। और जो सेकंड है उसके अकॉर्डिंग क्या है, अब्जॉर्प्शन इन द सब्सिक्वेंट ईयर, कहते हैं कि जो भी बैलेंस बनेगा ओवरहेड अब्जॉर्प्शन अकाउंट में उससे क्या है ट्रांसफ़र कर दीजिए आप सस्पेंस अकाउंट में, और जो ये बैलेंस होगा उसे आप कैरी कर दिए टू द नेक्स्ट ईयर, अगले साल आप कैरी कर दीजिए। लेकिन जो ये व्यू है ये क्रिटिसाइज करता है, किसको क्रिटिसाइज करता है, किस प्रिंसिपल को, दैट द कॉस्ट शुड बी अब्जॉर्ब्ड इन द ईयर ऑफ ऑकरेंस। इसके अकॉर्डिंग जिस साल की कॉस्ट है आप उसी साल पर चार्ज कीजिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो ओवर अब्जॉर्प्शन और अंडर अब्जॉर्प्शन अकाउंट से सस्पेंस अकाउंट है उसे नेक्स्ट ईयर कैरी कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में हो जाता है, अगर हमारा जो नॉर्मल बिजनेस साइकिल है वो 1 साल से ज़्यादा है तो हम इजीली कैरी कर सकते हैं, या फिर जो हमारा प्रोडक्ट है वो नया है। जब कोई प्रोडक्ट नया होता है इनिशियल स्टेज में क्या खर्चे ज़्यादा होते हैं, और जब हमारा प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाता है, उसकी डिमांड क्रिएट हो जाती है तो सेल बढ़ जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, तो जो स्टार्टिंग के खर्चे हैं उनका ओवर बर्डन हम सहन कर सकते हैं। तो आई होप बेटा आपको समझ आया होगा। थैंक यू।